पेपर की इस वीडियो सीरीज़ में हम यूएचएस का एजेके का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको फिज़िक्स का पोर्शन के पहले 5 एमसीक्यूज़ करवाए थे। आज हम 146 एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं 146 एमसीक्यूज़ में वो क्या पूछ रहा है। अ पार्टी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, व्हाट विल बी द वैल्यूज़ फॉर इट्स डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स मैक्सिमम, मिनिमम एंड ज़ीरो, व्हेन इट विल बी एट मीन पोजीशन। तो हम सब जानते हैं कि सिंपल पेंडुलम का केस ले लेते हैं। ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास मीन आ गया, ये एक्सट्रीम और ये भी एक्सट्रीम। एक्सट्रीम पे सबको पता है कि एक्सेलरेशन जो होती है वो मैक्सिमम, वेलोसिटी ज़ीरो, मीन पे एक्सेलरेशन ज़ीरो और वेलोसिटी मैक्सिमम। और अगर एक्सट्रीम पे देखें तो ये इस एक्सट्रीम वाला केस इस एक्सट्रीम पर भी होगा। तो उसने पूछा है कि व्हाट विल बी द वैल्यूज़ ऑफ एट मीन पोजीशन। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास, पहले ऑप्शन में वो बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू मैक्सिमम। मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम नहीं होती, पहला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। बी ऑप्शन में वो कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ज़ीरो, वेलोसिटी इज इक्वल टू मैक्सिमम। यहाँ पे एक्सेलरेशन उसने मैक्सिमम दे दिया है, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास रॉन्ग हो गया। तीसरे ऑप्शन में वो कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ज़ीरो, ये तो सही है। वेलोसिटी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये बिल्कुल गलत बात है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। चौथा ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ज़ीरो, वेलोसिटी इज इक्वल टू मैक्सिमम, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये करेक्ट आंसर आ गया हमारे पास। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होती है, एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है और वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। डिस्प्लेसमेंट जहाँ पे ज़ीरो वहाँ पे एक्सेलरेशन भी ज़ीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। नेक्स्ट 147 एमसीक्यूज़ में पूछ रहा है कि 1 रेडियन इज़ इक्वल टू, तो हमें पता है कि 2 पाई रेडियन इज़ इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन। पहले रेवोल्यूशन का निकाल लेते हैं क्योंकि उसने रेवोल्यूशन के 2 ऑप्शन दिए हैं। तो 1 रेडियन में कितने होंगे, 1/2 पाई रेवोल्यूशन, लेकिन उसने आंसर में ये रेवोल्यूशन तो दिए नहीं, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया, क्योंकि 1/2 पाई रेवोल्यूशन होने चाहिए 1 रेडियन में। आगे डिग्रीज़ की आपकी बुक में डेरिवेशन लिखी हुई है। डेरिवेशन कुछ इस तरह है कि उसने लिखा है कि 2 पाई रेडियन में 360 डिग्रीज़ होते हैं, तो 1 रेडियन में कितने होंगे, 360 डिवाइडेड बाई 2 पाई। इसको अगर डिवाइड करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 57.3 डिग्रीज़। तो इसका आंसर 57.3 डिग्रीज़ हमारे पास आ गया। 148 एमसीक्यूज़ में वो पूछ रहा है कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ कॉल्ड। टाइम रेट ऑफ मोमेंटम होता क्या है, इसको देखते हैं। टाइम रेट ऑफ मोमेंटम मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब MVF, ये चेंज इन मोमेंटम आ गया, MVI चेंज इन मोमेंटम आ गया। उसने पूछा है कि टाइम रेट ऑफ, तो इसको टाइम से डिवाइड करेंगे। तो उसने पूछा कि ये किसके इक्वल होगा। हमें पता है कि VF और VI किसके इक्वल होता है, VF और VI है जो VF माइनस VI वो एक्सेलरेशन की इक्वल होता है। तो मैथ्स कॉमन आ गया, VF माइनस VI, इसको इस तरह लिख लेते हैं पहले, डिवाइडेड बाय T। VF माइनस VI कितना आ गया, एक्सेलरेशन, VF माइनस VI आ गया MA/T। तो ये फोर्स होती है, M इज इक्वल टू फोर्स, सॉरी ये पूरा ही VF ओवर V माइनस VI ओवर T ये फोर्स है, ये एक्सेलरेशन है। तो यहाँ से T गायब कर देंगे, तो ये फोर्स आ गया, ये फोर्स की इक्वल आ गया। हमारे पास आंसर क्या आ गया, फोर्स। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, फोर्स। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ फोर्स।
149th MCQ में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द गेन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज्ड एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो ये आपकी बुक में डेरिवेशन लिखी हुई है, आपने डेरिवेशन को भी याद रखना है ताकि वो डेरिवेशन के अंदर भी कोई न्यूमेरिकल डाल सकता है, लेकिन अगर वो आपसे सीधा सीधा पूछे तो इसकी वैल्यू होगी -R2/R1। वो आपसे इस तरह भी पूछ सकता है कि गेन की जगह वो ये भी देख सकता है कि रेशो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू इनपुट वोल्टेज क्या होगी, तो फिर भी यही आंसर होगा, क्योंकि गेन हमारे पास होती है रेशो ऑफ वी आउटपुट ओवर वी इनपुट। बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि वो माइनस का निशान लगाना भूल जाते हैं, माइनस ज़रूर आएगा, R2/R1 नहीं आएगा। अगर इसका न्यूमेरिकल भी आ जाए तो उसके साथ माइनस ही आएगा, तो ये आपने माइनस याद रखना है। 150 MCQs की तरफ चलते हैं। वो पूछ रहा है कि व्हेन अ मटेरियल हैज़ बीन डिफॉर्म्ड इलास्टिकली सम वर्क हैज़ टू बी डन टू मूव द एटम्स, देन एटम्स क्या गेन करते हैं। पहली ऑप्शन है गेन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि आपने बुक में पढ़ा हुआ है कि जब भी किसी बॉडी को मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे तो किसी भी एटम को, तो उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी लूज़ सम एनर्जी ये नहीं, क्योंकि उसको मीन से डिस्प्लेस कर रहे हैं तो उसके अंदर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, मतलब वो गेन करेगा एनर्जी। तो सी ऑप्शन तो हमारे पास रॉन्ग हो गया। डी ऑप्शन वो कह रहा है गेन इलास्टिक काइनेटिक एनर्जी। इलास्टिक काइनेटिक एनर्जी तो कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होती है। डी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। गेन नो एनर्जी, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल रॉन्ग है। तो अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आई है और अगर आप चाहते हैं कि बाकी MCQs की डिस्कशन भी करवाऊँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।